नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर झांसी से आपको बता दें, जहां झांसी में इनकम टैक्स विभाग के छापे से जुड़ी बड़ी खबर है। झांसी में 8 से अधिक कारोबारियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और आपको बताएं कि सपा नेता श्याम सुंदर सिंह, बिल्डर वीरेंद्र राय के यहां पर छापा पड़ा है। राकेश बघेल, विजय सरावगी सहित अन्य के यहां पर छापेमारी अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि टीमें वहां पर मौजूद हैं। घर और ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, विरोध ना हो। देखिए, जानकारी मिलने के बाद झांसी में इनकम टैक्स विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और झांसी में 8 से अधिक कारोबारियों के घर पर छापा पड़ा है। चंद्रकांत यादव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है अभी आपको बता देते हैं, झांसी में शुरू में लग रहा था जैसे 2 या 3 जगह छापेमारी हुई है। अब करीब 8 लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी लगातार जारी है। हमने इनकम टैक्स के अधिकारी से बात करने का प्रयास भी किया है। वीडियो है, देख सकते हैं हम लोग जी। इनकम टैक्स के अधिकारी ने अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। और एक लेमन ट्री होटल है जो श्याम सुंदर सिंह यादव के भाई विष्णु सिंह का है, उनकी पार्टनरशिप में लेमन ट्री होटल है। और इसके अलावा एक कुंवर पैलेस होटल है, उस होटल में भी IT की रेड जारी है जी। और सपा नेता के यहाँ पर भी छापा पड़ा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? समाजवादी पार्टी के नेता के भाई का ही होटल है, होटल लेमन ट्री झांसी में, सिविल लाइन में। और इन लोगों के पास कई अरब की प्रॉपर्टियां हैं झांसी सिविल लाइन एरिया में। तो क्या इनकम टैक्स की टीमें अभी भी मौजूद है चंद्रकांत वहां पर? हाँ, अभी भी उनकी रेड जारी है और दस्तावेज खंगाल रहे हैं जी। और हमें फिलहाल जब मैंने होटल में एंट्री करनी चाहिए तो हमें होटल में जाने से मना कर दिया। इनकम टैक्स ने कहा कि आप अपने बाहर से वीडियो बना सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते हैं जी। और कितना समय हो गया जब टीमें वहां पर पहुंची? कितने बजे टीमें पहुंची? कितनी देर से ये छापेमारी चल रही है? आज सुबह 8 बजे से रेड जारी है और झांसी के प्रशासन को बिल्कुल भी इस चीज की भनक नहीं लगी। और ये कानपुर की IT की टीम है और कानपुर की टीम यहाँ आई और उन्होंने सुबह 8 बजे से अपना काम प्रारंभ कर दिया। यहाँ की पुलिस को उन्होंने नहीं लिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। और झांसी के बाद कानपुर में भी बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। कारोबारी राकेश कुमार यादव के घर पर छापा पड़ा है। कल्याणपुर के नवशील अपार्टमेंट में ये छापेमारी हो रही है। तो देखिए, झांसी के बाद कानपुर में भी बिल्डर्स पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और इनकम टैक्स की विभागें शिकंजा कस रही हैं। कारोबारी राकेश कुमार यादव के घर पर छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि कल्याणपुर के नवशील अपार्टमेंट में छापेमारी हो रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 8 बिल्डर्स के यहां पर छापा पड़ा है। दस्तावेजों को अभी भी वहां पर टीमें खंगाल रही हैं। अब कानपुर की ये तस्वीरें देख लीजिए जहां पर बताया जा रहा है कि कल्याणपुर के नवशील अपार्टमेंट में ये छापा पड़ा है और कारोबारी राकेश कुमार यादव की संपत्ति को लेकर जानकारी मिली थी। रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, वहां पर छापा पड़ा है। दस्तावेजों को अभी भी खंगाला जा रहा है। झांसी के बाद कानपुर में ये आप कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है। कानपुर के बड़े बिल्डर के तौर पर जाने जाते हैं रियल एस्टेट कारोबारी राकेश कुमार यादव, जिनके घर पर छापा पड़ा है। टीमें आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर दाखिल हो रही हैं और अभी भी दस्तावेजों को क्या खंगाला जा रहा है या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें लगातार शिकंजा कस रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या अपडेट है? राकेश कुमार यादव के घर पर छापा पड़ा हुआ है, किस मसले में ये छापा पड़ा हुआ है? क्या अपडेट है? क्या टीमें वहां पर मौजूद हैं या वहां से निकल चुकी हैं? देखिए, आज आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की है और तमाम टीमें दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं राकेश कुमार यादव। इनके तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं और बिल्डर्स वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के इनके यहाँ आयकर की छापेमारी की गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने अभी फिलहाल कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया है। लेकिन आयकर विभाग की टीमें अभी भी ये दस्तावेज खंगालने में लगी हैं कि वित्तीय अनियमितताएं कहां पर की गई हैं और कैसे की गई हैं। देखिए, आयकर विभाग का अपना एक
नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के चलते तमाम सूचनाएं एकत्रित करने के बाद इस तरीके की रेड कंडक्ट की जाती है। और आयकर विभाग ने कानपुर में एक जगह पर, जहां पे राकेश कुमार यादव का घर है, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नवशील धाम में, वहां पर आयकर विभाग की छापेमारी अभी भी चल रही है। और इसी के अलावा बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो झांसी में 8 जगह जो बड़े व्यापारी हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। और ये एक संयुक्त कार्रवाई, इतना जरूर आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि संयुक्त कार्रवाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं झांसी और कानपुर का लिंक भी जुड़ा हुआ है और इसके चलते तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि क्या निकल करके सामने आता है, अभी आयकर विभाग की टीम की जो पड़ताल है वो अभी शुरू ही हुई है कुछ देर पहले, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मुखबिर तंत्र के जरिए, नेटवर्क के जरिए आयकर विभाग के अधिकारियों को ये पता चला था कि तमाम गड़बड़ियाँ की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर ये रेड की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे ललितपुर से। अब आपको बड़ी खबर दे दे। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद हो गया। 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट की खबर सामने आई है। मारपीट में 5 महिलाएं जख्मी हो गई हैं और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र तलैयापुरा का ये पूरा मामला है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों की महिलाओं में भिड़ंत हो गई। किस वजह से ये सामने नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी, उसी को लेकर कहासुनी पहले हुई और उसके बाद मारपीट वहां पर शुरू हो गई। झड़प का जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और किस तरीके से दोनों ही पक्षों से लाठी डंडों से लोगों को पीटा जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें कुछ युवक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि युवक आपस में भिड़े हुए हैं, वहीं महिलाओं का भी 2 गुट आपस में मारपीट कर रहा है, जिसको जो मिल रहा है उसी से हमला कर रहा है। पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद का ये पूरा मामला है। 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और अब खबर कासगंज से है, जहां सिकंदरपुर वेस्ट थाना में इंस्पेक्टर की पत्नी ने खुद को गोली मार ली। थाना परिसर में आत्महत्या की खबर के बाद एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। एसपी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस को मौके से एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी मिला। मायका पक्ष ने इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और विवेक गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल विवेक गुप्ता को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आज लगभग 8:45 बजे एक सूचना मिली थी कि कासगंज जिले की जो थाना सिकंदरपुर वाइस है, उसके थानाध्यक्ष की पत्नी, थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती उर्फ दीप्ति पोरवाल, एक 315 बोर तमंचे से सुसाइड की है। थाना सिकंदरपुर वेस्ट के कोतवाल विवेक गुप्ता की पत्नी ने देर रात थाना परिसर में आत्महत्या कर ली। कासगंज पुलिस की दलील के मुताबिक अवैध तमंचे से दीप्ति पोरवाल उर्फ आरती पोरवाल ने खुद को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति, ASP अनिल सिसोदिया समेत तमाम लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। इस घटना की खबर के बाद DIG दीपक कुमार ने भी मौके का मुआयना किया है। दीप्ति पोरवाल की आत्महत्या की खबर उनके परिजनों को दी गई। उसके बाद जो परिजन हैं वो औरैया से सिकंदरपुर वेस्ट से पहुंचे हैं। मैं दिखा दूं आपको, ये पोस्टमार्टम हाउस है। अभी सुबह में दीप्ति पोरवाल का शव यहाँ पहुँचा है और यहाँ पर जो सिकंदरपुर वेस्ट पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है, सब यहाँ मॉर्चरी में रख दिया गया है। अब इसका पोस्टमार्टम होगा। हालांकि पुलिस के जो मुखिया हैं BBGTS मूर्ति, उनका कहना है कि आत्महत्या हुई है, लेकिन जब परिजन पहुंचे हैं उन्होंने कहा है कि जो दीप्ति पोरवाल है उनकी 2016 में शादी हुई थी और उसके बाद से जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो दोनों जो विवेक गुप्ता और उनकी पत्नी दीप्ति हैं उनमें अनबन हुई। लगातार प्रताड़ना का भी जो है आरोप लगा रहा है परिवार। और जो बहन है पूजा पोरवाल, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि विवेक ने दीप्ति पोरवाल की हत्या की है। हालांकि मामला जांच में है। SP कासगंज का कहना है कि सुसाइड है।
अब देखने वाली बात होगी क्या परिजनों के आरोप के बाद पुलिस दूसरे जो पक्ष है उसने जो आरोप लगाया उस पर जांच करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। और अब कानपुर से खबर है, पत्नी को मायके से लाने के लिए लिपिक ने मांगी है छुट्टी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी को लिपिक शमशाद अहमद ने चिट्ठी लिखी है। शमशाद का दावा कि पत्नी रूठकर बच्चों के साथ मायके चली गई। और प्रेमनगर कार्यालय में तैनात है लिपिक शमशाद, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। शमशाद अहमद का पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, शमशाद का दावा है कि उनकी पत्नी रूठकर बच्चों के साथ मायके चली गई हैं और अपनी पत्नी को मनाकर वो घर वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें छुट्टी चाहिए। पत्र में इसका जिक्र कर दिया है और ये पत्र अब वायरल हो रहा है। तो कानपुर से ये आपको खबर दिखा रहे हैं और देखिए साथ ही साथ लेटर भी आप देख रहे हैं। और शमशाद जो कि अपनी पत्नी को घर लाने के लिए वापस उन्होंने चिट्ठी लिखी है और प्रेमनगर कार्यालय में तैनात है लिपिक, और अब उनकी जो चिट्ठी है वो वायरल भी हो रही है। हालांकि इस पर क्या संज्ञान लिया गया है, क्या इस बात के लिए उन्हें छुट्टी दी जाती है, ये देखना होगा। और अब कानपुर देहात से लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सीढ़ियों पर लेटी महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन अस्पताल में उसे कोई बेड तक नहीं मिली। दर्द में तड़पती महिला का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि महिला इलाज के लिए सीएससी रसूलाबाद पहुंची थी, लेकिन आपात स्थिति में भी किसी को उस पर तरस तक नहीं आया और इसके बाद वो ऐसे ही जमीन पर दर्द से तड़पती रही। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये अस्पतालों का कोई पहला मामला नहीं है, कई इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीएससी रसूलाबाद का बताया जा रहा है। बेड की कमी की वजह से अंदर एंट्री नहीं मिली, ना ही उसका ट्रीटमेंट किया गया और दर्द से जमीन पर किस तरीके से महिला तड़प रही है, परिजन उसके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कई बार गुहार लगाई गई, कहा गया कि महिला को बेड दिला दिया जाए, लेकिन फिर भी बेड की सुविधा नहीं मिली। बाहरी सीढ़ी के पास महिला तड़पती रही, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की। और अब ग्रेटर नोएडा से आपको खबर दे दें, बच्चों को स्कूल ले जा रही बस बाल बची है। रेलवे फाटक लगने के बाद बस लेकर गया ड्राइवर। रेलवे फाटक का बैरियर तोड़ते बस लेकर ड्राइवर आगे निकल जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेलवे फाटक का बैरियर तोड़ते हुए बस आगे बढ़ जाती है और देखिए किस तरीके से। और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बैरियर लगता है उससे पहले ही बस आगे की तरफ निकल जाती है। ड्राइवर को शायद अंदाजा इस बात का नहीं है कि बैरियर गिर रहा है, लेकिन ड्राइवर इंतजार भी नहीं करता और देखिए किस तरीके से बच्चों को स्कूल ले जा रही ये बस थी, जो कि आगे की तरफ बढ़ती है। बैरियर नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन उससे पहले बस आगे निकल जाती है और बैरियर टूट जाता है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। देखिए बड़ा हादसा हो सकता था, बाल बच्चों की जान बची है। और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों को स्कूल ले जा रही बस बाल बची है, लेकिन देखिए जिस तरीके से बैरियर गिर रहा है, शायद ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं लगता है। वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ड्राइवर वहां रुकने की जहमत तक नहीं उठाता और आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ मिनट का ये फासला हो सकता है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। बाल बच्चों की जान बची है। ग्रेटर नोएडा से ये डराने वाली तस्वीर सामने आई है। अमूमन आपको भी पता है कि बैरियर तब लगाया जाता है जब रेल क्रॉस करने वाली होती है। रेलवे क्रॉसिंग पर इस तरीके के बैरियर आपने तभी देखे होंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे ही बैरियर गिरता है, बस आगे की तरफ बढ़ जाती है और ड्राइवर बस को लेकर आगे निकल जाता है। बच्चों को ये स्कूल बस ले जा रही थी और उसी वक्त की ये तस्वीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला है। और देखिए शायद ये एक दिन पहले की तस्वीर बताई जा रही है, सोमवार की ये तस्वीर है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं।
ड्राइवर को वहां पर रुकना चाहिए था, सिचुएशन को समझनी चाहिए, सिचुएशन को समझने के बाद आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। लगातार आपको ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जा रही थी ये बस और उसी वक्त की ये घटना बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, सुरक्षित सभी बचे, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय है। और खबर ललितपुर से है, जहां हाईवे पर ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत हो गई। बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा है। गनीमत ये रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। 2 राहगीर एवं बस स्टॉप का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है। 2 राहगीर और बस स्टॉप का एक कर्मचारी जो कि जख्मी बताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र कैल गुआ बाईपास का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, ललितपुर से ये खबर निकलकर सामने आई है। हाईवे पर ये भिड़ंत हुई है, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 2 राहगीर और एक बस स्टॉप का कर्मचारी जो कि जख्मी बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं बस की स्थिति को देखकर कि भिड़ंत कितनी तेज रही होगी, लेकिन अच्छी बात यह है, गनीमत ये रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। इससे पहले अभी देखिए ग्रेटर नोएडा की हमने आपको तस्वीर दिखाई, बस ड्राइवर की लापरवाही की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं ललितपुर से, जहां पर हाईवे पर ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत हो गई और बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा है। गनीमत यही रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा नहीं था। शायद ये स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए जा रही होगी और उसी वक्त ये घटना हो गई। 2 राहगीर और एक बस स्टॉप का कर्मचारी जो कि जख्मी है। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है। उधर सहारनपुर के सिद्धपीठ में मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर फिर से सैलाब आ गया। असल में पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी में पानी आ गया है और इस वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में परेशानी आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के रास्ते में बाढ़ जैसी स्थिति है और जो लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए इस वक्त काफी परेशानी है। इससे पहले भी इस तरीके की लोगों के फंसने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लोगों को मना किया जा रहा है कि जान जोखिम में डालकर वो नदी को पार ना करें, लेकिन देखिए कई ऐसे लोग हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते, प्रशासन की नहीं सुनते और फिर खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी का ये रास्ता है। मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक सैलाब जैसी स्थिति हुई और श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस तरीके से इस रास्ते को ना पार करें, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत है, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं और मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो इसे ना पार करें, इस रास्ते को पार करते हुए पीठ दर्शन के लिए ना पहुंचे, लेकिन देखिए फिर भी लोग आस्था में डूबकर जान जोखिम में डालने को भी तैयार हैं। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इसी रपटे पर फंसे हुए थे और उन सभी को रेस्क्यू किया गया था, सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अचानक पानी बढ़ने की वजह से इस तरीके की स्थिति हो जाती है। और वहीं बाढ़, बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। यहाँ कोटावाली नदी के रपटे पर कई फीट पानी भर चुका है। बढ़ते जलस्तर की वजह से कार के बहने की भी खबर सामने आई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली।
अब प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा वाली नदी के रपटे पर पानी अचानक से आ गया और तेज बहाव में कार बही। हालांकि जो लोग इसमें सवार थे उन्होंने अपनी जान बचा ली कूदकर, कैसे भी वो बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक से पानी बढ़ने की वजह से ये स्थिति बन गई। कई फीट तक पानी और तेज बहाव की वजह से कार बह गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून सीजन में क्या स्थिति है अलग अलग जगहों पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कार बही, लेकिन कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तेज बहाव में जाने से लोग बचे। ये बहुत जरूरी है कि लोग खुद समझदारी दिखाएं। प्रशासन की टीमें तो लगातार आपको अलर्ट कर रही हैं, आगाह कर रही हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जहां पर लगे आपको कि खतरे वाली स्थिति है, वहां पर आप खुद सूझबूझ से काम लें, समझदारी से काम लें, वरना आपकी स्थिति खराब हो सकती है और आप कहीं पर फंस सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर है अगली, जहां बिजनौर बैराज से 56,820 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और इसके चलते खेतों में भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। इससे ग्रामीणों को पशुओं को चारा लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से करीब दर्जन भर गांव में पानी पहुंच चुका है, जबकि हजारों बीघा फसल बर्बाद की कगार पर है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।